नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रोनॉमी के एक और क्लास में। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारी क्लास का वो काफ़ी ही मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और महत्वपूर्ण भी है एक तो आज हम पढ़ने वाले सिंचाई की मुख्य विधियाँ क्या-क्या होती हैं दोस्तों। तो हम लोग आज चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन-कौन सी मुख्य विधियाँ हम लोग के देश में प्रचलित हुई हैं और उपयोगी भी कौन-कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों जो सिंचाई की विधियाँ होती हैं वो मुख्यतः 4 ही होती हैं। मैं बताऊँगा आपको कैसे। एक तो होती है कि जब आप भूमि की सतह के ऊपर जल को दें, ठीक है? तो उसको बोल देते हैं पृष्ठीय या फिर सतह सिंचाई विधि। मतलब क्या होता है आपका जैसे खेत है, उसकी भूमि के ऊपर आप जल दे रहे हैं अपने खेत को। जैसा कि अपने यहाँ देश में अक्सर होता आया है कि हम लोग क्या करते हैं इंजन लगा देते हैं और पाइप खेत में बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है हम सतह के ऊपर जल को देते हैं, इसीलिए इस विधि को क्या बोल देते हैं? पृष्ठीय या फिर सतही सिंचाई विधि। अब इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली विधि कौन सी है देखिए दोस्तों, अधोपृष्ठीय या फिर भूमिगत सिंचाई विधि। अब दोस्तों आप अंडरग्राउंड के बारे में तो जानते होंगे। एक होता है ऊपर वाली सतह, उसकी होती है एक नीचे वाली सतह। तो नीचे वाली सतह को हम लोग अंडरग्राउंड बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर वाली सतह के ऊपर जल ना देकर नीचे सतह में जल दें, ठीक है, पाइप वाइप के माध्यम से, तो मैं बताऊंगा कैसे देते हैं आगे आगे चल के। तो इस विधि को बोल देते हैं अधोपृष्ठीय या फिर भूमिगत सिंचाई विधि। अब ये जो विधि है अपने देश में इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि लोगों को उतना ज्ञान भी नहीं है, प्लस सबसे बड़ी हमारे यहाँ देश में कमी क्या है, एक देखिए पूंजी की कमी है। किसानों के पास उतनी पूंजी नहीं है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है लागत बहुत आती है, क्योंकि आपको खेत में खुदाई उदाई करके पहले पाइप डालना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम बनेगा। इसलिए ये विधि ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। फिर अगली विधि देखिए दोस्तों कौन सी है, टपक या फिर ड्रिप सिंचाई विधि। वैसे तो इस वीडियो पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर तैयार कर चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जैसा ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में पूरी डीपली तरीके से समझाया है कि कैसे आखिर टपक सिंचाई विधि काम करती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानि क्या होती है। तो ये हो गया हमारा। फिर अगली विधि क्या है देखिए दोस्तों, छिड़कवा सिंचाई विधि। अब इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या नाम है इसका? बौछारी सिंचाई विधि, ठीक है। बौछारी से मतलब इसमें क्या नहीं, पानी क्या होता है इसमें बौछार के रूप में गिरता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फुहारा, देखा होगा आपने, फुहारा में क्या होता है पानी बौछार के रूप में गिरता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, बौछारी सिंचाई विधि। इसके बारे में भी हम काफ़ी डीपली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं कि पृष्ठीय या फिर सतही सिंचाई विधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी प्रकार होते हैं। एक होता है जिसमें से बाढ़ या फिर तोड़ अपलावन विधि, फिर दूसरा है बरहा पट्टी विधि, फिर तीसरा क्यारी विधि है, थाला विधि है, ऐसे ही अंगूठी विधि होती है और एक पूर्ण विधि होती है, ठीक। ये मुख्य विधियां हैं किसकी, सतह सिंचाई की हुई, मतलब जो सतह के ऊपर जब हम जल देते हैं तो इन विधियों के द्वारा ही देते हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाढ़ या फिर तोड़ अपलावन विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अपने यहाँ यही प्रचलित है, याद ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपने धान के खेत में, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए, धान के खेत का। आपने देखा होगा दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, सीधे इंजन लगाते हैं अपने खेत में और सीधा उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। पानी भर दिया हमने उसमें, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक। फिर अब एक चीज़ आप सोचिए, यह विधि उन्हीं क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है जहाँ पे जल सस्ता है तो, और जल की मात्रा भी अधिक अमाउंट में मौजूद है। क्योंकि अगर जल ही आपके क्षेत्र में कम होगा तो आप इतनी आसान तरीके से जल का उपयोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यह विधि वहाँ पे कारगर नहीं है जहाँ पे जल नहीं है या फिर जल महंगा है। तो जहाँ पे जल सस्ता है, ठीक, वहाँ पे यह विधि उपयोगी है। लेकिन यह इस विधि का दोस्तों लाभ कम है और हानियां ज़्यादा है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको कितनी हानियां गिना दूं इस विधि की। देखिए, एक हो गया जल बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, ठीक। दूसरा ये हो गया कि जल की हानि होती है और साथ ही साथ क्या होता है आपका मृदा अपरदन भी होता है। मृदा अपरदन क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ एक ही लाइन के माध्यम से, कि जो आपके मृदा के जो कण होते हैं वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाएं जल के माध्यम से। जैसे आप मान लीजिए अपने खेत में अपने पानी भरा, ठीक। अब क्या हुआ, एक खेत के मृदा पार्टिकल्स जो थे, मृदा कण जो थे, सॉइल पार्टिकल्स, वो दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक। तो आपका क्या हो गया, वहां पर की मृदा उर्वरता कम हो गई, तो आपके खेत की क्या हो गई, उर्वरा शक्ति भी कम हो गई। तो सबसे बड़ी हानि ये है। दो हानियां मैंने आपको बताई, क्या बताया, एक तो जल बहुत नष्ट होगा, दूसरा आपका मृदा उर्वरता बहुत खराब होगी, ठीक। फिर जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक, वो भी खराब होगा। ऐसे ऐसे आपकी उर्वरा शक्ति भी कम होगी। अब जब उर्वरा शक्ति दोस्तों कम हो जाएगी तो आपके खेत का उत्पादन भी घट जाएगा, जो भी आप फसल उगाएंगे वो इतना अच्छा उत्पादन नहीं देगी। तो सबसे बड़ा ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या करते हैं, ना ही हम कोई मेड़ बनाएंगे ना ही कुछ करते हैं, सीधे क्या करते देते हैं अपने खेत में पानी भर देते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं कि फ्री फ्लडिंग मेथड।
मतलब बाढ़ या फिर तोड़ अपलावन विधि। मतलब क्या हुआ, हम सीधे अपने खेत में बाढ़ लाए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारी जो अगली विधि है वो है बरहा पट्टी विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसमें। पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम जो हमारा खेत होता है उसको कुछ पट्टियों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये पट्टी है। ठीक, इसमें हमने अपने खेत को विभाजित कर लिया। अब एक और बात, जो आप अपने खेत को पट्टियों में विभाजित कर रहे हैं तो वो पट्टियां किस पर आधारित होंगी? एक तो जैसी आपकी फसल होगी वैसे ही आपकी पट्टियां बनेंगी। फिर दूसरा, मृदा के ऊपर, कि अगर आपकी मृदा अलग है तो वैसे ही पट्टियां बनेंगी। रेतीली है कि वो क्ले मृदा है, ये सब आपका पट्टी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपकी मुख्य नाली है। मुख्य क्या है, सिंचाई नाली। यहाँ से क्या होगा, जल आपके खेत में अंदर आएगा, यहाँ से जल आएगा। ठीक, फिर मैंने अपने खेत में पट्टियां बना रखी थी दोस्तों, फिर मैंने इसी में फसल लगा दी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, जल अंदर जाएगा। ऐसा ही करके सारी पट्टियां जितनी भी मैंने अपने खेत में बनाई थी उन सब के माध्यम से जल अंदर चला जाएगा। और इसको मैंने क्या बताया था, लंबी सी पाइप आपको दोस्तों दिख रही है, इसको मैंने बताया था मुख्य सिंचाई नाली। और इसके साथ में ये जो हर पट्टी के अंदर जो नालियां बनी हैं उसको बोल देते हैं हम लोग दोस्तों सहायक नाली। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से हम खेत में पानी भर तो रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोल तरीके से भर रहे हैं, नियंत्रित वे में भर रहे हैं। ये नहीं कि खेत में एक तरफ बहुत ज्यादा पानी चला जा रहा है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पानी चला जा रहा था। जैसा कि हमने जो पिछली वाली जो विधि पढ़ी थी हमने, उसमें क्या हो रहा था, देखिए दोस्तों, अपने खेत में ऐसे ही अजर्रा पानी भरे दे रहे थे। उसमें क्या होता था कि एक तरफ खेत के बहुत ज्यादा पानी पहुंच जाता था और एक तरफ खेत के पानी ही नहीं पहुंचता था। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, हमने पट्टियां बना रखी हैं बाकायदा और उसमें आराम से पानी भेज रहे हैं, इसलिए इसको नियंत्रित बाढ़ विधि भी बोलते हैं, जैसा कि अभी हम आप लोग अपने नोट्स में देखेंगे। तो हमारे नोट्स कह रहे हैं कि इस विधि को क्या बोलते हैं, नियंत्रित अपलावन विधि, कंट्रोल फ्लडिंग मेथड भी कहते हैं। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि खेत को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पट्टियों में बांट लेंगे, चौड़ी पट्टियों में बांट लिया जाता है। फिर क्यारियों की जो लंबाई होगी वो या फिर चौड़ाई वो निर्भर करती है भूमि की किस्म के ऊपर और फसल पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारी अगली विधि कौन सी है। तो अगली विधि दोस्तों है हमारी क्यारी विधि। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो खेत है, सबसे पहले हम अपने खेत को कुछ आयताकार क्यारियों में बांट लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये क्या है, एक आयत है। तो आयताकार क्यारियों में सबसे पहले हमने अपने खेत को बांट दिया। ठीक, फिर ये क्या है, मैंने आपको जैसे ही पुराने वाले में बताया था, ये है मुख्य नाली, जहाँ से हमारा जल आएगा, जल स्रोत के द्वारा जहाँ पर जल आएगा, ये है मुख्य नाली। फिर ये क्या है, ये सब है सहायक नालियाँ दोस्तों। तो पहले मुख्य नाली से जल आएगा, फिर हमने ये क्या बना रखी है, ये बना रखी है हमने क्यारी, यहाँ पे हम लगाएंगे अपने पौधे। ठीक है, फिर जैसे ही मुख्य नाली से जल अंदर आएगा फिर ये सहायक नली में घुस जाएगा, फिर ऐसा ही करके पूरे खेत में जल पहुंच जाएगा। अब जो यह विधि है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा उन फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे कि मान लीजिए आपका गेहूं हो गया, ठीक, गेहूं, या फिर मान लीजिए कपास हो गया। इन फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है यह फसल। अब एक नज़र हम लोग दोस्तों इनके नोट्स पे भी डाल लेते हैं कि क्या इनके नोट्स कह रहे हैं। कह रहा कि खेतों को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट लिया जाता है। अब प्रत्येक क्यारी जो होती है उसको सिंचाई नाली से जुड़ी होती है। मैंने आपको बताया इसको मुख्य बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सहायक नाली बोल देते हैं। फिर गेहूं व कपास जैसी फसलों में उपयोगी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि ये कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो गेहूं और कपास के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है। अब लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हानियाँ क्या क्या है कि इसमें श्रम व लागत बहुत ज़्यादा लगती है। अब लागत कैसे, आप जैसे आपने श्रम लेबर आप लाएंगे क्यारियाँ बनाने के लिए, तो वो पैसा तो लेगा ही आपसे, ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में काम करेगा। तो वहाँ पे आपकी लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद श्रम तो आपका लग ही रहा है। दूसरा क्या है, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे नालियाँ बन रही हैं, फिर क्यारियाँ बन रही हैं। ऐसे क्या होगा, आपकी भूमि का जो बहुत सारा भाग होगा वो यहीं सब बनाने में व्यर्थ हो जाएगा। तो आप जो एक्चुअल में जो बुवाई जितनी जगह पे करेंगे वो काफ़ी कम रह जाएगी और ज़्यादातर आपका जो एरिया होगा वो बर्बाद हो जाएगा क्यारियाँ बनाने में, नालियाँ बनाने में, इन सब चीज़ों में आपका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए यह विधि उतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर अब एक नज़र डाल लेते हैं अगली विधि हमारी कौन सी है। अगली विधि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो बेसन या फिर थाला विधि होती है वो कहाँ पे उपयोगी है। तो याद रखिएगा कि बगीचों में यह विधि ज़्यादा अपनाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, बगीचों में। जहाँ पे भी आप थाला नाम सुन लें दोस्तों, थाला, मैं समझाऊंगा थाला क्या होता है आपको। जहाँ पे भी आप थाला नाम सुन ले वहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि यह विधि बगीचे से संबंधित है। ठीक, तो यह विधि कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है, बगीचों में।
अब जैसे देख लीजिए, ये मैंने एक पेड़ लगाया, ठीक। अब इसके चारों तरफ हम लोग पेरी-फेरी बना देते हैं, जिसको हम लोग थाला बोलते हैं दोस्तों, ठीक। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम पानी भर देंगे और हमारी पेड़ों की जो जड़ें होंगी, उनको पानी मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी मुख्य नाली है। फिर से मैं लिख देता हूँ, मुख्य नाली, ठीक। अब ये जो आप गोल-गोल सा देख रहे हैं, इसको ही हम लोग थाला बोलते हैं। थाला या फिर हम इसको बेसिन भी बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। बेसिन एक इंग्लिश का शब्द है और थाला हिंदी शब्द है, ठीक। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये मुख्य नाली है, मुख्य नाली से हमारा जल स्रोत के थ्रू पानी आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इंजन है, मैं कह दे रहा हूँ ये इंजन है। ये जल आ रहा है सीधे हमारी मुख्य नाली में, ठीक। अब ये मुख्य नाली से इस वाले थाले में घुस गया और ये लगा है हमारा पेड़ दोस्तों। इसको क्या है, ये पेड़ लगा है। अब ये सीधे गोल-गोल पूरा भर जाएगा, यहाँ अब इस थाले में पानी भर जाएगा और पौधों की जो जड़ें होंगी या फिर पेड़ की जो जड़ें होंगी, वो धीरे-धीरे करके इस पानी को ग्रहण कर लेंगी। तो यह विधि काफ़ी अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर यह विधि आपकी जो एग्रोनॉमी वाली क्रॉप्स होती हैं, उनमें प्रयोग नहीं करी जा सकती, क्योंकि पौधे छोटे-छोटे होते हैं, आप उनके आस-पड़ोस कैसे थाला बना पाएँगे? तो यह विधि इसीलिए बगीचों में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही बनता है कि जो रिंग मेथड होता है, रिंग इसलिए देखिए यहाँ पे नाम आ गया रिंग जैसे, तो रिंग इसीलिए इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो इसका थाला बन रहा है वो गोल आकार का बन रहा है। वैसे तो आप चौकोर आकार का भी बना लेते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊँगा उसकी फ़ोटो। लेकिन यहाँ पे रिंग के आकार का बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग मेथड भी बोल देते हैं। बेसिन मेथड या फिर रिंग मेथड। याद रखिएगा कहाँ उपयोगी है? बगीचों में ही इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो जैसा कि आप यहाँ पे इसके नोट्स में देखिए क्या है, बगीचों में अपनाई जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया कि सीधे हम नालियों के माध्यम से पानी दे रहे हैं, तो पानी की हानि बहुत कम हो रही है, पानी नष्ट कम हो रहा है। तो एक ये इसका उपयोग हो गया। फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी। आप ऐसे अपने मन से पॉइंट बना चल सकते हैं कि एक में क्या बोल दिया आपने, पानी कम इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे उपयोगी होगी जहाँ पे पानी की मात्रा कम है। फिर एक और पॉइंट इसी से बना सकते हैं कि पानी की हानि कम होती है या फिर पानी नष्ट कम होता है। तो जब आपका जैसे रिटन पेपर होगा, अगर कोरोना ये कम हो गया और आपका रिटन पेपर हुआ, तो आप काफ़ी आराम से इनके पॉइंट बना सकते हैं। बस आपको एक मुख्य पॉइंट अगर पता हो, या फिर आपको अगर फिगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया दोस्तों, तो आप बड़े आराम से इसके ऊपर आराम से बहुत बड़ी थ्योरी लिख सकते हैं। फिर देखिए, श्रम व धन अधिक लगता है, एक ये इसकी हानि है दोस्तों। श्रम व धन कैसे? अब आप, वही मैंने बात बताई कि देखिए दोस्तों, पहले तो क्या, आप जब इसमें थाला बनाएँगे, तब थाला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए यह इसकी मुख्य हानि है कि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, थाला बनाओगे, फिर उसके बाद नालियाँ बनाओगे, इसलिए अपने यहाँ ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन बगीचों में अपने यहाँ भी प्रचलित है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगली विधि देखिए दोस्तों, ये है कूर्ण विधि। अब मैं आपको एक चीज़ पहले समझा देता हूँ इस विधि को बताने से पहले, कि एक होता है दोस्तों मेड़, आप जानते होंगे। मेड़ को इंग्लिश में दोस्तों बोल देते हैं रिच। अभी से अगर आप कुछ टेक्निकल टर्म्स नहीं याद रखेंगे इंग्लिश में, तो जैसे कि आप कक्षा 12 में हैं और आगे चल के आप बीएससी एजी करने जाएँगे, तो बीएससी एजी देखिए दोस्तों, आप पूरी तरीके से इंग्लिश में ही ज़्यादातर हर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक? जो आपका हिंदी है वो कक्षा 12 तक ही है लगभग, मान चलिए। फिर आगे आप जाएँगे तो आप अगर नहीं पूरी थ्योरी इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन हेडिंग तो ज़रूर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो अगर चीज़ें अभी से नहीं याद रखेंगे तो काफ़ी आगे जाके दिक्कत होती है बच्चों को। तो मेड़ को दोस्तों बोल देते हैं रिज, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो कूर्ण होता है हमारा कूर्ण, उसको बोल देते हैं दोस्तों फुर्रो। काफ़ी बार ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अभी से आप चीज़ों को याद करना सीखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये है मेड़। ये जो अंदर गहरा-गहरा है, इसको बोल देते हैं कूढ़। ये तो आप जानते होंगे चीज़ें, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप जानते होंगे। तो यह विधि वहाँ पे ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों, जहाँ पे क्या है, जो फसलें हम मेड़ के ऊपर लगाते हैं। जैसे कौन-कौन सी हो गई? आपका एक तो हो गया आलू, फिर कौन-सी हो गई? आप अपने मन में सोचिए, शकरकंद एक लगाई जाती है, और क्या लगाया जाता है? गन्ना लगाया जाता है, और ऐसे ही बहुत सारी फसलें आपकी होती हैं जो मेड़ों के ऊपर लगाई जाती है। तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जब मेड़ के ऊपर फसल लगी होगी, जैसे आप मान लीजिए ये मेड़ है, ये मेड़ के ऊपर ये पौधा लगा है। अब हमने क्या है, ये कूढ़ था, ये क्या है, ये कूढ़ है। हमने कूढ़ में जल भर दिया। अब क्या हुआ, अब ये पानी रिस-रिस कर जड़ों के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखिए पानी क्या हो रहा है, रिस-रिस कर जड़ों के पास पहुँच जाएगा धीरे-धीरे। तो हम पानी को कहाँ देंगे? पानी को हम लोग कूढ़ में देंगे, और हमारी फसल कहाँ लगी होगी? मेड़ पे हमारी फसल लगी होगी। ठीक है? तो अगर आपके दिमाग में ये चित्र रहता है दोस्तों, तो आप बड़े आसानी से ये विधि याद कर सकते हैं। फिर देखिए इसकी अगली विधि, अगला क्या है? अब दोस्तों इसकी 2 विधियाँ मुख्यतः होती हैं कूर्ण विधि की। एक होती है गहरी कूर्ण विधि, एक होती है समोच्च कूर्ण विधि। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस एक चीज़ याद रखना है कि जो गहरी कूर्ण विधि होती है, वो अधिक ढालू क्षेत्रों पे नहीं उपयोगी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो खेत है, वहाँ पे ढाल ज़्यादा है। कितनी ढाल है, ये ज़रूर याद कर लीजिए कि मान के चलिए 0.3% से ज़्यादा अगर ढाल है, तो आप गहरी कूर्ण विधि का उपयोग वहाँ पे नहीं कर सकते।
क्योंकि वहाँ पे जल रुकेगा ही नहीं। अगर ढाल ज़्यादा है तो वो बहता चला जाएगा, एक तरफ बहता चला जाएगा और बेचारे इधर के आपके पौधे क्या हो जाएंगे, वो ऐसे पानी के लिए तड़पते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस विधि का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो आपकी भूमि है उसकी ढाल 0.3% से कम है। ठीक, फिर दूसरा है जैसे ये है आपका समोच्चपूर्ण विधि। इसमें ही सिर्फ आप एक ही चीज़ याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिए, कि इसमें जब 0.3% या फिर उससे और ज़्यादा ढाल होती है तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप फिगर अपने दिमाग पे रखिए कि पूर्ण विधि का कहाँ प्रयोग करेंगे, उन फसलों में करेंगे जो फसलें मेड़ पे बोई जाती हैं। अब ये चीज़ आप जानते होंगे मेड़ पे कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। अब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सब लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब हमारा अभी तक हमने सिर्फ एक विधि खत्म करी है दोस्तों, वो कौन सी थी, वो थी आपकी पृष्ठीय सिंचाई विधि। मतलब क्या, अभी तक हम जो जल दे रहे थे वो सतह के ऊपर ही जल को दे रहे थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दूसरी सिंचाई विधि दोस्तों। उसमें क्या करेंगे, हम भूमिगत जल देंगे, मतलब सतह के नीचे जल देंगे, अंडरग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, क्या हुआ, इसने अंदर पाइप डाल रखी है, देखिए काली काली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, एक पाइप है, इसने अपने पाइप डाल रखी है खेत में। अब इन सब चीज़ों में दोस्तों खर्चा बहुत होता है। पहले मैं बताता हूँ कैसे। आप अपने खेत में खुदाई करेंगे, फिर उसके अंदर या तो पाइप डलवाएंगे। अब पाइप कैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसी पाइप होगी। जैसे मान के चलिए कि ये पाइप है, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद बने होंगे, जिनको क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देते हैं पोर्स बोल देते हैं। ठीक, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र बने होंगे जिनके जिनके माध्यम से पानी बाहर आएगा। अब इसने मान लीजिए अंदर डाल रखी है पाइप, इसके ऊपर ये देखिए छोटे छोटे मैंने छिद्र बना दिए। अब इसके माध्यम से बूंद बूंद के रूप में पानी ऊपर आता रहेगा, तो इसमें पानी बहुत ही कम नष्ट होता है। लेकिन हाँ, नहीं तो आप यहाँ पे समझ गए होगा, क्यों कि लागत बहुत लग रही है हमारी। एक तो श्रम लगेगा, लागत लगेगी, फिर तकनीक भी आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या सब होता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। अब देखिए यह विधि कहाँ उपयोगी ज़्यादा होती है, जहाँ पे मान के चलिए जो सतह है आपकी, जैसे आपका ये खेत है, अभी तक हम पृष्ठीय सिंचाई विधि पढ़ते आ रहे थे, उसमें क्या करते थे हम, सीधे इसके अंदर जल दे देते थे। अब ये जल क्या होता था, जमीन के नीचे जाता था और वहां से जड़ें इसको ले लेती थी जल को। मान के चलिए आपकी जो सतह के बाद एक कड़ी परत बन जाए और आपने जो जल दिया है अपने खेत में वो जल नीचे जा ही ना पाए। अब जब जल नीचे जाएगा ही नहीं तो आपके खेत में जल भरा रहेगा। ठीक, अब जल जब भरा रहेगा आपके खेत में तो पौधे की जो जड़ें होंगी वो या तो गल जाएंगी या तो आपको पौधा गिर जाएगा। गलेंगे नहीं, पौधे की जड़ें मुख्यतः क्या होगा कि पौधों की जो जड़ें होंगी उनको जल मिलेगा ही नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि जल तो आपका सब ऊपर ही भरा है और पौधों की जड़ें कहाँ होती है, सतह के नीचे होती हैं, तो आपको जल मिलेगा ही नहीं उनको, तो वहां पे पौधे सूखने लगते हैं। तो यह विधि जो होती है भूमिगत विधि, वहां पे उपयोगी ज्यादा होती है, जहाँ पे क्या होता है, कड़ी परत बन जाती है। वैसे तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि जब कड़ी परत बन जाती है हमारे खेत में तो उसके लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप ना पता हो तो आप लिख लीजिए, चीजल प्लाऊ नाम का एक हल आता है। ठीक, उसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, गहरी जुताई करते हैं हम लोग, गहरी जुताई करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो कड़ी परत बनी होती है हमारी मृदा में वो टूट जाती है। फिर दूसरा तरीका एक और होता है, सब सॉइलर का उपयोग करते हैं हम लोग, सब सॉइलर का। ठीक, तो इन दोनों से क्या होता है, हम जो भूमि के नीचे जो परत बन जाती है कड़ी उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जल वापस नीचे जाने लगता है। तो अब इसके नोट्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसके नोट्स ये कह रहे हैं कि यह सिंचाई विधि अधिक लाभकारी होती है जहां पर भूमि में कुछ गहराई पर कड़ी परत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कड़ी परत क्यों बन जाती है, मैं आपको ये भी एक आइडिया दे देता हूँ। क्या होता है कि दोस्तों जब आपका वाष्पीकरण होता है, मैंने पिछले ही वीडियो के अंदर बताया कि वाष्पीकरण क्या होता है, कि किसी सतह से जब जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, अब जो मृदा जल होता है दोस्तों उसमें कुछ लवण भी मौजूद होते हैं, मतलब सॉल्ट जिनको बोल देते हैं, सॉल्ट। ठीक, अब जल क्या होगा, जल तो वाष्पीकृत हो जाएगा ऊपर की ओर, बच क्या जाएंगे, केवल आपके लवण नीचे रह जाएंगे, मतलब सॉल्ट केवल जमीन पे बच जाएंगे। अब सॉल्ट जब वो इकट्ठा होते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, ऐसे क्या कर देंगे, वो एक परत बना देंगे आपके उसमें। अब वो परत ऐसी होगी कि आपका जल क्या होगा, नीचे जाना ही बंद हो जाएगा जल। इसीलिए उस परत को तोड़ना जरूरी होता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग देखिए 3-4 साल में एक बार रोटावेटर का प्रयोग जरूर करते हैं, इसीलिए यही एक मुख्य कारण है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट क्या है कि इस विधि में खेत में भूमि के नीचे रंध्र युक्त पाइप बिछा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे एक ये पाइप है, ठीक, इसमें छोटे छोटे रंध्र मौजूद होंगे। रंध्र का मतलब क्या है दोस्तों, छिद्र मौजूद होंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे टपक टपक के जल जो होगा वो बाहर आएगा। फिर पानी का वाष्पीकरण के द्वारा ह्रास कम होता है। अब आपने पाइप कहाँ डाल रखी है, भूमि के नीचे। अब भूमि के नीचे पाइप डाल रखी है तो वाष्पीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सतह से जब जल की हानि होती तब उसको बोल देते हैं वाष्पीकरण। लेकिन यहाँ तो सतह के नीचे आपने पाइप डाल दी है तो वहां पे तो हो ही नहीं पाएगा। अब उस पाइप में क्या है, छोटे छोटे रंध्र मौजूद है जहां से जल बाहर निकल कर आएगा। फिर एक तो ये सब पाइप वाइप बिछाने में, खेत को खोदने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा, श्रम भी लगेगा।
फिर लवणीय मृदाओं में जहाँ पे जो आपकी एल्कलाइन सॉल्ट्स होती हैं वहाँ पे इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरी विधि जो थी हमारी ड्रिप सिंचाई विधि, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम ड्रिप सिंचाई विधि क्या होती है, जब हम सीधे जड़ों में बूंद-बूंद के रूप में जल दे देते हैं, उसको बोल देते हैं ड्रिप सिंचाई विधि। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप आराम से जाके देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग अपनी आखिरी जो सिंचाई विधि है, जिसको हम लोग बौछारी सिंचाई विधि बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ छिड़कावा सिंचाई विधि, इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वो है बौछारी सिंचाई विधि। अब क्यों इसको बौछारी सिंचाई विधि बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि पानी जो है आपका फुहारे के रूप में गिर रहा है। जैसे आपने फुहारा देखा होगा, वो क्या होता है, पानी को बौछार के गिराता है, मतलब बिखर बिखर के बूंदों के रूप में गिरता है पानी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे एक लगा हुआ है, एक चीज लगी होती है जिसको हम बोलते हैं नोजल। यहीं से क्या होता है, पानी फुहार के रूप में गिरता है जाके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बौछारी सिंचाई विधि बोलते हैं। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि कैसे अपने खेत में इसको लगाया जाता है, इस विधि को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने खेत में पाइपें बिछा देते हैं। लोहे की पाइप होती है या फिर रबड़ की पाइप होती है। उसके बाद हम नोजल लगा देते हैं अपने खेत में। उससे क्या होगा, पानी बौछार के रूप में निकलेगा। जैसे आपने देखा होगा, एक सैनिटाइजर आपने अगर खरीदा होगा कोरोना के टाइम पे, देखा होगा आप जैसे उसको ऐसे दबाते थे अपनी शीशी को, तो उसमें फुहार के रूप में से निकलता था सैनिटाइजर। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो आपका जो जल होगा वो फुहार के रूप में निकलेगा। अब इसकी हानियां भी बहुत है, लेकिन अच्छी विधि तो है। अच्छी विधि क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो क्या है, जल कम खर्च होता है इसमें। ठीक, अब जल कम खर्च होगा तो जल नष्ट कम भी होगा, ये चीज भी आप लिख सकते हैं, जल नष्ट कम होगा। फिर साथ ही साथ क्या होगा, सिंचाई दक्षता भी बढ़ेगी। अब सिंचाई दक्षता क्या होता है मैं ये आपको बता, जैसे मान लीजिए आप अपने इंजन स्रोत के द्वारा, इंजन या फिर किसी भी जल स्रोत के द्वारा 500 लीटर पानी दे रहे हैं, लेकिन रास्ते में नष्ट बहुत हो जा रहा था। जैसे मैंने आपको बाढ़ विधि बताई थी, उसमें क्या हो रहा था, जल नष्ट बहुत हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बौछार के रूप में आप पानी दे रहे हैं तो जल नष्ट हो ही नहीं रहा, सीधे पत्तियों पे जल गिर रहा है जाके, तो नष्ट हो नहीं रहा जल। लेकिन इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, सिंचाई दक्षता ज़्यादा होगा कि जितना आप पानी देते हैं और जितना आपकी फसल प्रयोग करती है, उसके बीच का जो अनुपात होता है, उसको ही बोल देते हैं सिंचाई दक्षता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये जो सिंचाई विधि होती है, ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में प्रयोग करी जाती है जहाँ पर जो आपका खेत जो होता है उसकी भूमि समतल ना हो। मान लीजिए ढाल ज़्यादा है या फिर ऊंची नीची ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पे ऐसा, जैसे अगर मान लीजिए आप सतह वाली विधि से प्रयोग करते वहाँ पे अपने खेत में, और आपका जो खेत था वो ऊंचा नीचा था, तो वहाँ पे क्या होता कि एक तरफ पानी भरा रह जाता और दूसरी तरफ पानी पहुँचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी खेत की भूमि है वो ऊंची नीची है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी हवा में उड़ के जाएगा, ऐसे मान के चलिए फुहार के रूप में गिरेगा जाके पानी आपका, तो वहाँ पे आपके खेत की समतलता से कोई लेना देना नहीं है उसका। फिर रेतीली भूमियों में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। मान लीजिए होता क्या है कि रेतीली भूमियाँ क्या करती हैं कि वो ज़्यादा पानी रोक कर नहीं रख पाती हैं, पानी नीचे चला जाता है उनमें। इसीलिए इसमें जब बूंद बूंद के रूप में पानी गिरेगा जाके पत्तियों पे और जड़ों पे, तो पानी नष्ट नहीं होगा और पानी नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए रेतीली भूमियों पे भी प्रयोग करी जाती है विधि। अब एक नज़र इनके नोट्स पे भी हम लोग डाल लेते हैं जल्दी से, वैसे काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा ये लेक्चर। अब ये कह रहा कि सिंचाई की यह विधि अधिकतर ढाल वाले क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया रेतीली भूमियों अथवा क्षेत्र वहाँ पर मृदा कटाव अधिक होता है। मृदा कटाव मतलब जहाँ पे मृदा कटने ज़्यादा लगती है, ठीक है, मृदा अपरदन जहाँ पे ज़्यादा होने लगता है, वहाँ पे इसका उपयोग करना लाभकारी होता है। फिर इस विधि में पानी भूमि की सतह पर बौछार के रूप में गिरता है, मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से समझाया था। इस विधि में लोहे या फिर रबड़ के पाइप जमीन पर के ऊपर बिछा दिए जाते हैं, फिर उसमें नोजल लगा दिया जाता है। और इस विधि के द्वारा जल उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है। जल उपयोग दक्षता से मतलब है कि कितना पानी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं और कितना आपकी फसल उसको उपयोग में ला पा रही है प्रकाश संश्लेषण के लिए और अपनी वृद्धि के लिए। इसको बोल देते हैं जल उपयोग दक्षता। अब इसकी कुछ दोस्तों हानियां भी होती हैं, उन पर भी एक नज़र हम लोग डालेंगे। सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं क्या क्या। कि कम जल लगता है, ये मैंने आपको बताया, जल कम नष्ट होता है, ये सब कुछ मुख्य मुख्य लाभ हैं जो लगभग आप हर सिंचाई विधि में लिख सकते हैं कि किसमें कम लगेगा जल, किसमें ज़्यादा लगेगा जल। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इसमें जल की हानि कम होती है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बलुई भूमियों के लिए उपयोगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि बलुई भूमि में जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है और पानी नीचे चला जाता है, वहाँ पे यह विधि बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऊंचे नीचे ढालू क्षेत्रों के लिए उपयोगी, ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी इसके द्वारा कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जल के साथ अपने उर्वरक मिला सकते हैं, और या फिर आप कीटनाशी डालना चाहते हैं तो वो जल के साथ उसको मिक्स कर दीजिए और उसी के द्वारा आप इसको डाल सकते हैं अपने खेत में। अब इसकी दोस्तों कुछ हानियां भी होती हैं, उन पे भी एक हम लोग नज़र डाल लेते हैं जल्दी से, फिर अपने लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और भी अच्छा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर लाने की कोशिश करें। हानियाँ क्या होती हैं इस पर भी नज़र डाल देते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने जो आपकी जो विधि थी, आपकी बौछारी विधि, इसमें फुहारा से आप बौछार के रूप में जल दे रहे थे। अगर मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चलने लगे तो क्या होगा, वो जो फुहार जा रही थी आपके जल की वो एक तरफ को भागने लगेगी। अब एक तरफ को भागने लगेगी तो पानी का क्या होगा, समतल जो पानी जो होगा वो समानता नहीं जा पाएगा हर जगह पे, इसीलिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि तेज हवा चलने से इस विधि में समान रूप से सिंचाई जल का वितरण संभव नहीं है। फिर अगर एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली है आपकी कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज हवा चल रही है तब यह जो विधि है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, उपयोगी नहीं है। फिर लगातार पानी देखिए होता क्या है कि जब बूंद बूंद के रूप में उनकी पत्तियों पर, पौधे पे बराबर जल गिरता रहेगा बौछार के रूप में, तो कुछ कुछ क्या होता है, कीट आने लगते हैं, उन पे कीट आने लगते हैं, जिनको जो पानी जिनसे ज़्यादा प्रिय होता है कीटों को, वो आने लगते हैं। फिर बीमारी पनपना शुरू हो जाती है और आपकी फसल क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो एक ये सबसे बड़ी हानि है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि जो आप रसायनों का प्रयोग करते हैं या फिर उर्वरक और रसायनों का जो आप प्रयोग करेंगे पानी के साथ मिश्रण करके, उनका क्या होता है, कभी कभी वो बह जाते हैं। अब मान के चलिए आप 1000 रुपये का रसायन लाए थे और आपने जल के साथ उसको मिश्रण करके उसको बौछारी विधि के द्वारा दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो बह गया, पौधों को मिल ही नहीं पाया, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये कुछ हानियाँ थी, वैसे तो काफ़ी अच्छी विधि है ये। सबसे अच्छी विधि आप दोस्तों याद रखिएगा कि टपक सिंचाई विधि सबसे अच्छी मानी जाती है ज़्यादातर। फिर उसके बाद ये बहुत सारी और भी विधि मैंने बताई, जैसे थाला विधि अच्छी थी और ये क्यारी विधि अच्छी थी आपकी, और ये छिड़कवा विधि या फिर बौछारी विधि भी अच्छी मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही एग्री पैराडाइज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।